प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग का तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। तो आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं और बहुत ही कम टाइम बचा है। तो आप लोग क्या कीजिए, मॉडल पेपर के साथ साथ प्रीवियस ईयर का भी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप लोग को अच्छा से अच्छा मार्क मिल पाए। तो चलिए क्लास को एक लाइक के साथ स्टार्ट करते हैं, और यदि हाँ आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर ले ताकि इस टाइप का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो चलिए क्लास को एक लाइक के साथ स्टार्ट करते हैं, और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो ध्यान से देखते चलिएगा क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि उस रेखा का समीकरण जो बिंदु ए cos क्यू ए sin क्यू थीटा से होकर जाती है तथा x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इक्वल टू ए पर लंब है होगा। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको बनाना है, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिक नॉलेज मालूम होना बहुत ही जरूरी है, तभी आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। हम बताए थे पिछले क्लास में, मान लेते हैं कि ये एक लाइन, ध्यान से देखते चलिएगा, मान लेते हैं ये क्या है, एक लाइन है और दूसरा लाइन क्या है, ये। अगर इस लाइन का इक्वेशन आपको पता है, सपोज डेट ax1, या इसका हम इक्वेशन मान लेते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा, y इक्वल टू m1x1 या y इक्वल टू m1x प्लस c1, और इस लाइन का इक्वेशन हम मान लेते हैं y इक्वल टू m2x प्लस c2। हम क्या किए हैं, दो लाइन आपको दिखा रहे हैं। एक लाइन का इक्वेशन हम क्या कंसीडर किए हैं, y इक्वल टू m1x प्लस c1, और दूसरा लाइन का जो इक्वेशन कंसीडर किए हैं y इक्वल टू m2x प्लस c2। क्या कंसीडर किए हैं, m2x प्लस c2। तो कह रहा है कि अगर ये दोनों लाइन आपस में क्या हो, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो, मतलब इस दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अगर इस दोनों के बीच में एंगल कितना का है, 90 डिग्री है, तब आप कह सकते हैं कि इस लाइन का स्लोप और इस लाइन के स्लोप का जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। मतलब क्या, अगर इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू m2x प्लस c2 है, इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। प्रवणता जिसको कहते हैं, यही तो है स्लोप। और इस लाइन का अगर आपको स्लोप चाहिए तो इस लाइन का जो स्लोप हो जाएगा वो स्लोप क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते चलिएगा, वो हो जाएगा m1। अब अगर ये दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, मतलब ये एक दूसरे पे क्या है, लंब है, तब हम कह सकते हैं कि m1 इंटू m2 का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, -1 के बराबर। किसके बराबर होगा, तो -1 के बराबर। ध्यान से देखते चलिएगा, किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। अब यहाँ देखिए, हम क्या बता रहे हैं कि इसका जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, m1 इंटू m2 का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। अब ये तो आपको मालूम है कि इस दोनों का स्लोप क्या होगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा। एक चीज और क्या ध्यान में रखना है कि मान लेते हैं कि ये एक लाइन है, इस लाइन का अगर इक्वेशन ax1 या ax प्लस by इक्वल टू c1, a1x1 प्लस b1y1 इक्वल टू c1 है, मतलब इस लाइन का इक्वेशन क्या है, a1x1 प्लस b1y1 इक्वल टू c। और इस लाइन का इक्वेशन, अगर ये लाइन, इस लाइन को अगर हम नाम दे दे 1 और इस लाइन का क्या नाम दे, 2, तो लाइन नंबर 1 जो है लाइन नंबर 2 पे परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर होगा मतलब कि लंबवत होगा, कब, जब इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाए, b1x माइनस a1y इक्वल टू c2। मतलब क्या कि अगर ये लाइन का आपको इक्वेशन मालूम है, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का अगर आपको इक्वेशन निकालना है तो आप कुछ मत कीजिए, आप क्या कीजिए, तो x और y का
कोफिशिएंट को मतलब गुणांक को क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। देखिए यहाँ x1 का जो कोफिशिएंट था a1 लाइन में, जो x1 का कोफिशिएंट था वो क्या था, a1 था। यहाँ x1 का कोफिशिएंट क्या हो गया, b1 हो गया। अब यहाँ y का जो कोफिशिएंट b1 है, अब यहाँ पे जो है जो y का कोफिशिएंट था वो क्या हो गया, x का कोफिशिएंट हो गया, और जो x का कोफिशिएंट है वो क्या हो गया, a का कोफिशिएंट हो गया। और इसके बीच में क्या है, प्लस का साइन है, और इसके बीच में क्या है, माइनस का साइन। तो आप इस कंसेप्ट से भी आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हीट एंड ट्रायल मेथड के हेल्प से बना सकते हैं। तो हम इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखते चलिए क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखते चलिए। लाइन का जो आपको इक्वेशन दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्स सेक थीटा। देखिए हम दिखा रहे हैं आपको क्या दिया हुआ है, एक्स सेक थीटा प्लस वाई कोसेक थीटा इक्वल टू ए। एक्स सेक थीटा प्लस वाई कोसेक थीटा इक्वल टू ए। इस लाइन पे क्या है, एक दूसरा लाइन परपेंडिकुलर है। इस लाइन पे क्या है, एक दूसरा लाइन क्या है, लंबवत है। उस लाइन का अगर इक्वेशन निकालना है तो देखते चलिए क्या करते हैं। मान लेते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है एक्स सेक थीटा प्लस वाई कोसेक थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है, ए दे रखा है। और आपको क्या पता है कि सेक थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1 में कोस थीटा होता है, प्लस वाई इंटू कोसेक थीटा क्या होता है, 1 में साइन थीटा होता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब बताइए एक्स इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स कोस थीटा प्लस वाई अपन में क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, ए हो गया। तो कॉस थीटा और साइन थीटा का जो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और अगर कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं तो क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू एक्स करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स साइन थीटा प्लस, और यहाँ साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा तो बचेगा क्या, कॉस थीटा, तो वाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, ए। तो एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, ए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसका मतलब ये तो आपको पता चल गया कि ये क्या है, एक लाइन का इक्वेशन है। मान लेते हैं ये लाइन क्या है, लाइन नंबर 1। अगर आपको लाइन नंबर, अगर इसको हम लाइन नंबर 1 कह रहे हैं और इस लाइन का इक्वेशन आपको दे रखा है एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब बताइए, अभी हम बताए हैं कि अगर इस लाइन का आपको इक्वेशन मालूम है और इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, और ये लाइन जो है लाइन 2 पे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो आपको क्या पता है, बस क्या करना है, एक्स के कोफिशिएंट को और वाई के कोफिशिएंट को क्या कर देना है, अदला बदली कर देना, मतलब इंटरचेंज कर देना। यहाँ देखिए एक्स का जो गुणांक है वो क्या है, साइन थीटा, और यहाँ वाई का जो गुणांक है वो क्या है, कॉस थीटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स का जो गुणांक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, और वाई का जो गुणांक है, वाई का जो गुणांक है वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा ये आपको यहाँ से पता नहीं चल पाता है। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या डाल देंगे, माइनस डाल देंगे। इसका मतलब क्या कि इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का जो इक्वेशन होगा एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इक्वल टू समथिंग होगा। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ, एक्स साइन थीटा, देखते चलिए, एक्स कॉस थीटा, तो एक्स कॉस थीटा, ध्यान से देखते चलिएगा, यहाँ देखिए, यहाँ जो है ऑप्शन में जो है ऑप्शन नंबर डी आपको नहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। हम आपको ऑप्शन नंबर डी भी लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हम लिख दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी था इसमें एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इक्वल टू क्या था, ए कॉस 2 थीटा, क्या था, ए कॉस 2 थीटा। अब यहाँ देखिए, अब एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे इजी मेथड हम बताए हैं, और अगर आप इस कंसेप्ट के थ्रू अगर आप इसको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्विकली बनने का प्रोबेबिलिटी रहेगा। इसको हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट यूज किए हैं
और हम क्या किए, ऑप्शन के हेल्प से हम क्या किए, इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। यहाँ पे कंडीशन क्या लगाए हैं, यदि एक लाइन का इक्वेशन आपको मालूम है वो क्या है, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 है, और इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का अगर आपको इक्वेशन निकालना है तो बस क्या कीजिए, x और y के कोफिशिएंट को चेंज कर दीजिए, और अगर ऊपर वाले इक्वेशन में LHS साइड प्लस है तो क्या करना है, RHS में माइनस ले लेना, अगर ऊपर वाले इक्वेशन में माइनस रहता तो यहाँ क्या करते, प्लस ले लेते, बस यही इसमें कंसेप्ट यूज किए। तो अब यहाँ देखिए हम क्या किए हैं, जो दिया हुआ लाइन था उसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ गया, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया, ए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर आपको क्या करना है, एक लाइन का इक्वेशन लिखना है। हमको पता है कि अगर ये एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा है तो बस क्या करना है, एक्स और वाई के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर देना। तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट साइन थीटा था और यहाँ वाई का कोफिशिएंट क्या था, कॉस थीटा था। इसका मतलब क्या, एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, साइन थीटा, इक्वल टू इसमें क्या होगा, कुछ वैल्यू आएगा, ये वैल्यू यहाँ से पता नहीं चल पाता, और प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो हम देखें कि LHS साइड में क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर इक्वेशन के LHS साइड में जो आएगा वो क्या आएगा, पक्के से एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या करा कि दो नल किसी टैंक को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकता है। एक तीसरा नल जो है टैंक को खाली करता है। तीनों नल को एक साथ अगर खोल दिया जाए तो टैंक जो है 50 मिनट में भर जाता है। तो पूछा जा रहा है कि जितने समय में तीसरा नल टैंक को खाली, कितने समय में तीसरा नल जो है उस टैंक को खाली कर सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ देखिए हम मान लेते हैं कि तीसरा नल जो खाली कर रहा है वो x मिनट में एक टंकी को खाली कर दे रहा है। ध्यान से देखते चलिएगा, हम क्या कर रहे हैं, x मिनट में एक टंकी को खाली कर दे रहा है। कौन सा नल, तीसरा नल। तो अगर x मिनट में एक टंकी को खाली कर रहा है, इसका मतलब क्या कि एक मिनट में जो है वो क्या किया होगा, 1 में x पार्ट जो है टंकी का खाली कर दिया होगा। आप बताइए अगर एक मिनट में 1/x खाली कर देता है तो 50 मिनट में कितना खाली करेगा। तो 50 मिनट में जो है 50 गुना 1 में x, मतलब 50/x जो है वो खाली कर देगा। अगर उस नल को हम क्या किए हैं, 50 मिनट के लिए खोल करके रखे हैं, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नल को अगर 50 मिनट के लिए खोलते हैं तीनों नल को तो क्या करता है, 50 मिनट में टंकी को भर दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि 50 मिनट में खाली करने वाला जो नल होगा, तीसरा नल, वो 50/x खाली कर देगा। अब बताइए, ये तो हमको पता चल गया कि 50 मिनट में कितना खाली कर देगा, 50/x खाली कर देगा। अब अगर यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन कि पहला नल जो है 60 मिनट में क्या करता है, एक टंकी को भरता है। इसका मतलब एक मिनट में जो है वो कितना टंकी को भर देगा, 1/60। तो 50 मिनट में जो है 50 मिनट में वो नल कितना भर देगा, 50/60 भर देगा। मतलब क्या है कि पहला नल जो है वो क्या कर रहा है, उस टंकी को 50/60 50 मिनट में 50/60 भाग क्या कर देगा, भर देगा। अब दूसरा नल जो आपको दिख रहा है, दूसरा नल क्या करेगा, दूसरा नल दे रखा है क्या कि 75 मिनट में भर रहा है। अगर 75 मिनट में पूरा नल को पूरा टंकी को भर दे रहा है, इसका मतलब एक मिनट में जो है वो कितना भर रहा होगा, 1/75 भाग। तो 50 मिनट में कितना भर देगा, तो 50 गुना 1/75, मतलब क्या 50/75 भाग क्या कर दिया होगा, भर दिया होगा। अब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि तीनों नल को क्या करते हैं, एक ही साथ खोलते हैं, तो 50 मिनट में भर दे रहा है, मतलब 50 मिनट में वो अपना काम पूरा कर दे रहा है। अब बताइए, पहला नल जो है भर रहा है 50/60 मिनट में। 50 मिनट में अगर हम बात करें 50 मिनट में क्या करेगा, तो पहला नल जो है 50 मिनट में 50/60 भाग भर देगा। दूसरा नल जो है 50/75 भाग भर देगा, और तीसरा नल जो है 50/x भाग क्या कर देगा, खाली कर देगा। तब पर भी वो नल कितना क्या हो जाता है, 50 मिनट में ही भर जा रहा है। मतलब क्या, इतना काम करने के बाद, 50 मिनट के काम करने के बाद तीनों नल जब खोल देते हैं तो वो क्या करता है, टंकी को भर दे रहा है, मतलब एक काम को वो पूरा कर ले रहा है। अब बताइए यहाँ से अगर इसका हम वैल्यू निकालना चाहें तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा।
अब 25 दूनी 50, 25 दिया 75, अब 5/6 प्लस 2/3 अब -50/x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो x का आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको एलसीएम एचसीएफ और इस टाइप के समीकरण को हल करने के लिए आता होगा। यहाँ बताइए कि x का जो वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो x का जो वैल्यू आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 100 मिनट के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, 100 मिनट के बराबर आ जाएगा। 100 मिनट के बराबर आ जाएगा। मतलब क्या है कि इस टंकी को, मतलब ये जो आपको टंकी दिख रहा था, कौन सा टंकी जो खाली कर रहा है, x क्या था, x मिनट में वो क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। इसका मतलब 100 मिनट में अगर उस टंकी को एक ही नल को हम खोल करके छोड़ देंगे तो वो पूरा टंकी को क्या कर देगा, खाली कर देगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 2x³ + 4x² + 2ax + b पूरी तरह x² - 1 से विभाजित हो जाए तो a और b का मान क्रमशः क्या होगा। कह रहा है कि यदि ये a और b से, मतलब 2x³ + 4x² + 2ax + b पूरी तरह से किससे डिवाइड हो जाए, x² - 1 से डिवाइड हो जाए, तो पूछा जा रहा है कि a और b का मान क्या होगा। अब बताइए x² - 1 का मतलब क्या हुआ कि x + 1 × x - 1। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखते चलिएगा। 2x³ + 4x² + 2ax + b जो है, ये जो आपको दिख रहा है ये किससे डिविजिबल है, x + 1 × x - 1 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये इससे डिविजिबल है तो x का वैल्यू अगर हम इसके अंदर में क्या पुट कर दें, -1 पुट कर दें, x का वैल्यू अगर हम -1 पुट कर दें, इसका जो हल होगा वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या कि 2 × -1 की पावर होल क्यूब + 4 × -1 का होल स्क्वायर + 2a × -1 अब प्लस b का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, -2 + 4 -2a + b = 0। तो 4 में से 2 को घटाएंगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो -2a + b = क्या आ गया, +2 = क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब बताइए 2a - b का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। और ये भी हमको पता है कि ये जो है x - 1 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब क्या कि x = 1 अगर इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें तो इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू होगा वो भी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो 2x³ + 4x² + 2ax + b यदि किससे डिविजिबल है, x - 1 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब x = 1 अगर इसमें पुट करते हैं तो इसका वैल्यू किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। तो 2 × 1 का क्यूब + 4 × 1 का होल स्क्वायर + 2a × 1 अब प्लस b का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 + 4 + 2a + b = 0। अब 4 + 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 6 + 2a + b = 0। अब बताइए 2a + b का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, -6 के बराबर। अगर इसको अगर इक्वेशन 1 कंसीडर कर लें, इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लें, तो इस दो इक्वेशन है, दो अननोन है। अननोन क्या है, ए और बी, और मेरा टारगेट भी क्या है, ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो जब इस दोनों समीकरण को आप सॉल्व कीजिएगा तो ए और बी का वैल्यू आपको पता चल जाएगा। तो ए का जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, -1 के बराबर, और बी का जो वैल्यू आ जाएगा किसके बराबर आ जाएगा, -4 के बराबर। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें बस ये लॉजिक था कि अगर ये एक्सप्रेशन x + 1 × x - 1 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है कि x = -1 अगर इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, रखेंगे, तो इसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। और x = 1 भी अगर इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं तब पर भी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 के बराबर। तो इस दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2 इक्वेशन आया। अगर 2 आपको इक्वेशन मालूम है, 2 अननोन फाइंड आउट करना है, तो
आप क्या कर सकते हैं, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जब ए का वैल्यू फाइंड आउट किया कितना आया -1 और बी का वैल्यू फाइंड आउट किया कितना आ गया -4। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि एक कक्षा में 15 बालकों के वजन के नीचे दी गई सारणी के अनुसार है। तब पूछा जा रहा है कि बालकों के वजन का बंटन की माध्यिका क्या होगी। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वजन बालकों की संख्या दे दिया, बारंबारता दे दिया, तो हम क्या करते हैं संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए हम बताएं, ध्यान से देखते चलिएगा, वजन बारंबारता संचयी बारंबारता। तो वजन बताइए, या इसको हम इस टाइप से ना लिख करके वर्टिकल लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ध्यान से देखते चलिएगा, वजन बारंबारता और संचयी बारंबारता। तो वजन जो दिया हुआ है 31 किलो के वजन का कितना है 2, 34 किलो वजन का कितना है 3, 35 किलो वजन का कितना है 4 और 36 किलो वजन का कितना है 5 और 37 किलो वजन का कितना है 1। तो संचयी बारंबारता ये अगर 2 है तो ये 2, उसके बाद हम क्या करते हैं इस टाइप से 3 + 2 करेंगे कितना आ जाएगा 5, 5 + 4 करेंगे कितना आ जाएगा 9 और 9 + 5 करेंगे कितना आ जाएगा 40 और 40 + 1 करेंगे कितना आ जाएगा 50। यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि n का जो वैल्यू है वो क्या है 15, 15 क्या है विषम। तो जब n का वैल्यू विषम आता है तो माध्यिका जो होती है, माध्यिका जो होता है वो क्या होता है n + 1/2, वहाँ पद क्या होता है n + 2 n + 1/2 वहाँ पद। तो 15 + 1 करेंगे क्या हो जाएगा 16/2, ये क्या हो जाएगा 8वां पद। तो ये जो 8वां पद है वो किस में आएगा 9 में आएगा, संचयी बारंबारता 9 में आएगा। तो 9 के जस्ट आगे वाला वैल्यू देखिए क्या है 35 है। इसका मतलब क्या हो गया कि माध्यिका जो होगा, माध्यिका जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा 35 kg के बराबर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। क्या करा कि किसी मीनार के आधार से, ध्यान से देखते चलिएगा, किसी मीनार के आधार से आधार रेखा पर क्रमशः ए और बी दूरी पर स्थित 2 बिंदु पी और क्यू है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं फिगर ड्रॉ करते हैं। अगर इस क्वेश्चन का फिगर आप ड्रॉ कर लिए तो ये उम्मीद कीजिए कि आपसे 100% क्वेश्चन ये आपसे बन जाएगा। तो क्या करा कि किसी मीनार का आधार, ये मान लेते हैं क्या है मीनार, और ये इस मीनार का क्या है आधार है। तो आधार से आधार रेखा पे, ये हो गया आधार रेखा पे क्रमशः ए और बी दूरी पे। तो ए दूरी पे क्या है, तो ए दूरी पे जो है, ए दूरी पे क्या है पी है। यहाँ देखिए ए दूरी पे क्या है पी, ड्रॉ कर दिए पी। और बी दूरी पे, यहाँ से बी दूरी पे, बी दूरी पे क्या है क्यू। के मीनार के शिखर से अवनमन कोण कोटि पूरक। अगर कोटि पूरक है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये जो वैल्यू है, ध्यान से देखते चलिएगा, अगर इसको हम कोटि पूरक है इसका मतलब क्या है कि अगर ये 90 - थीटा है तो ये जो एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। कितना आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये हम फिगर क्या किए ड्रॉ कर लिए हैं। ये क्या था आपका मीनार था, मीनार के हाइट को अपन क्या कंसीडर कर रहे हैं h, और टारगेट भी क्या है मीनार की ऊंचाई फाइंड आउट करना, मतलब h का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो ये हो गया a, ये हो गया p और ये हो गया q, और इसको हम मान लेते हैं r। आप बताइए, ध्यान से देखते चलिएगा, अगर आपसे, या इसको अगर हम d मान लें, क्या मान लें d मान लें या रहने दीजिए, हम क्या मान ले रहे हैं a और r, जो भी नोटेशन है वो हम मान के चल रहे हैं कि सही है। अब आपसे टारगेट क्या है h का वैल्यू निकालना, किसका वैल्यू निकालना h का वैल्यू निकालना। तो ध्यान से देखते चलिएगा, अगर आपसे हम पूछे ट्रायंगल ए क्यू आर में, ट्रायंगल ए क्यू आर में आप ये बताइए कि टेन थीटा का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा। तो टेन थीटा का जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, बाय डेफिनेशन ऑफ टेन आपको पता है कि टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस।
तो थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, थीटा का अपोजिट साइड। तो थीटा का जो अपोजिट साइड है वो क्या है, ए आर। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बेस। और इस थीटा का बेस क्या हो जाएगा, इस थीटा एंगल के लिए जो बेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। अब बताइए टेन थीटा इक्वल टू क्या आपको निकल करके आया है, ए आर। ए आर का वैल्यू आपको मालूम है वो किसके बराबर है, एच के बराबर। और क्यू आर का वैल्यू भी मालूम है वो किसके बराबर है, बी के बराबर। किसके बराबर है, बी के बराबर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मतलब टेन थीटा का जो वैल्यू है वो किसके बराबर निकल करके आया है, एच बाय बी के बराबर निकल करके आया। तो अगर आपसे हम ये पूछे कि एच का वैल्यू बताइए तो क्या हो जाएगा, बी इंटू टेन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इंटू टेन थीटा। अब अगर आपसे हम पूछे, आप ये बताइए कि ट्रेंगल ए पी आर में, ट्रेंगल ए पी आर जो बड़ा ट्रेंगल आपको दिख रहा है उसमें अगर हम पूछे कि टेन 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या बताइएगा, टेन 90 माइनस थीटा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा। बाय डेफिनेशन ऑफ टेन आपको क्या मालूम है, बाय डेफिनेशन ऑफ टेन आपको क्या मालूम है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो पी बाय बी होता है, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। तो 90 माइनस थीटा के जस्ट अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, ए आर हो जाएगा, अपॉन में बेस। बेस क्या हो जाएगा, तो बेस जो आपका हो जाएगा पी आर। बेस क्या हो जाएगा, पी आर। अब बताइए टेन 90 माइनस थीटा, ध्यान से देखते चलिएगा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू आप क्या बता रहे हैं, ए आर अपॉन में पी आर। तो ए आर का जो वैल्यू है, आप बताइए टेन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो गया, ए आर अपॉन में पी आर। और ए आर का जो वैल्यू है वो क्या है, एच। और पी आर का जो वैल्यू है वो क्या है, ए के बराबर है। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या आ गया, तो कॉट थीटा इक्वल टू आपका आ गया, ए आर का वैल्यू बताइए क्या है, एच अपॉन में पी आर का वैल्यू क्या है, ए। यहां से एच का वैल्यू क्या निकल करके आया है, कॉट थीटा इंटू ए। कॉट थीटा इंटू ए। ध्यान से देखते चलिएगा, अगर कॉट थीटा इंटू ए का एच इक्वल टू क्या आया है, कॉट थीटा इंटू ए आया है। तो अगर हम इससे अगर आपसे पूछे कि कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एच बाय ए हो जाएगा। और कॉट थीटा इक्वल टू अगर एच बाय ए है तो टेन थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा, टेन थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ए बाय एच के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, ए बाय एच के बराबर हो जाएगा। अब बताइए अगर इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, तो आपको क्या दिया हुआ है कि एच इक्वल टू क्या होता है, पी टेन थीटा होता है। कहाँ से हम निकाल रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 से। अब और ये भी आपको पता है कि टेन थीटा का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, ए बाय एच के बराबर है। तो एच इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, पी इंटू टेन थीटा। टेन थीटा का वैल्यू क्या है, ए बाय एच। अब बताइए एच अगर नीचे में है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो एच इंटू एच करेंगे तो एच स्क्वायर, और 1 इंटू बी इंटू ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी। तो एच का जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गया, रूट अंडर ए बी के बराबर आ गया। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, 20 गेंद क्रमशः संख्याकित करके एक बैग में रखी गई। एक गेंद निकालने पर 3 या 5 के गुणक होने की प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी जब भी हम सॉल्व करते हैं क्या करते हैं, पॉसिबल आउटकम अपॉन में क्या करते हैं, टोटल आउटकम। मतलब क्या कि अनुकूल घटनाएं अपॉन में क्या होता है, अभिष्ट। अभिष्ट प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल घटनाएं अपॉन में कुल घटनाएं। तो अनुकूल घटनाएं को अपन किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और कुल घटना को अपन किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ देखिए एनएस का जो वैल्यू है, एक बैग है, इस बैग में कितना बॉल है, 20 बॉल है। तो इसमें से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो 20 ही बॉल निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि कुल गेंदों की संख्या एनएस, मतलब क्या हो गया, कितना हो जाएगा, कुल गेंदों की संख्या एनएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा।
अब देखिए इसके अंदर में हम क्या किए, 20 बॉल रखे और सब पे क्या किए हैं, 1 से 20 तक नंबरिंग कर दिए, 1 से 20 तक नंबरिंग कर दिए। इस बॉल के अंदर में जो है 3 नंबर का भी बॉल होगा। क्या कर रहा है, ध्यान से देखते चलिएगा। एक बैग में रखी गई है, तो एक गेंद निकालने पर 3 या 5 के गुणक, 3 या 5 का गुणक क्या हो सकता है, जो कि 5 और 20 के बीच में आ जाए। तो देखिए 3 का गुणक 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा। और अगर 5 का गुणक देखें तो 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा और 20, उसके बाद क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब ये आने का प्रोबेबिलिटी, ये क्या हो जाएगा आपका, एनी हो जाएगा। पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएगा, ये। अब इसका काउंटिंग करके देखिए तो क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पॉसिबल आउटकम कितना हो गया, 3 6 9 12 15 18, 3 6 9 12 15 18। उसके बाद 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा, 5 10 15 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 6 9 12 15 18, 3 6 9 12 15 18। 5 का गुना क्या होगा, 5 10 15 20। तो कितना हो गया, 1। तो 15 तो यहाँ भी आ गया, तो इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब बताइए इस झोला, इस बैग में से अगर आप क्या कहते हैं, गेंद निकालिएगा तो हो सकता है 3 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 12 15 18 5 10 और 20। ये टोटल कितना हो गया, 9 हो गया। अब क्या है कि पॉसिबल आउटकम का जो संख्या है, मतलब अनुकूल घटनाएं जिसको एनी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना आ गया, एनी का वैल्यू आ गया 9। आपको क्या पता है कि प्रायिकता बराबर प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी बराबर होता है एन ई अपॉन में एन एस। तो एन ई का वैल्यू किसके बराबर है, 9, और एन एस का वैल्यू किसके बराबर है, 20। तो 9/20 कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। क्या दिया हुआ है कि एक स्टील के तार के वर्ग के रूप में मोड़ने पे घिरा क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर। यदि इसी तार के एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। ध्यान से देखते चलिएगा। कह रहा है कि एक स्टील के तार के वर्ग के रूप में मोड़ने पर, एक स्टील का तार लिया और उसको क्या किया, वर्ग के रूप में मोड़ दिया। तो मोड़ने के बाद जो इसका जो एरिया है वो किसके बराबर आ जाता है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आ जाता है। इसका मतलब क्या कि अगर इस वर्ग का एरिया, तो वर्ग का जो एरिया होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 1 to 1। तो ए इक्वल टू क्या हो गया, 11। इसका मतलब क्या है कि अगर ए का वैल्यू 11 है तो परिमाप क्या हो जाएगा, वर्ग का जो परिमाप हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 11 गुना 4। कितना हो जाएगा, 44। ये हो गया आपका 44 सेंटीमीटर। तो 44 सेंटीमीटर लंबे तार से अब हम क्या कर रहे हैं, एक ये जो 44 सेंटीमीटर के परिमाप का एक तार है जिससे हम क्या कर रहे हैं, एक सर्कल बना रहे हैं। तो पूछा जा रहा है कि इस सर्कल का जो एरिया होगा वो क्या होगा। अब बताइए कि सर्कल का जो परिधि है वो क्या होता है, 2πr होता है। तो 2πr का जो वैल्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है, 44। r का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 44/2। तो इसका मतलब क्या है कि 44/2 का को क्या लिख सकते हैं, 44/2 इंटू 22 गुना 7। तो 22 दूनी 44 से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। r का जो वैल्यू है वो क्या है, 7। तो इस सर्कल का जो रेडियस आ गया वो किसके बराबर आ गया, 7 के बराबर आ गया। तब आपसे पूछा जा रहा है कि इस सर्कल का एरिया क्या होगा। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। क्या होता है, πr²। तो पाई का वैल्यू क्या होगा, 22/7 इंटू 7 गुना 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 1 15। कितना हो गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही। बस इसमें लॉजिक क्या था कि एक स्टील के तार के हेल्प को क्या कर रहे हैं, मोड़ करके एक वर्ग बना रहे हैं जिसका एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम उस वर्ग का क्या किए, भुजा निकालिए। अगर भुजा पता चल गया तो क्या पता चल जाएगा, परिमाप पता चल जाएगा। और इसी परिमाप मतलब वर्ग के परिमाप के लेंथ का हम क्या कर रहे हैं, एक सर्कल बना रहे हैं। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि वर्ग का जो परिधि होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वर्ग के परिमाप के बराबर हो जाएगा। तो वर्ग का परिमाप जो है हमको पता है 44 सेंटीमीटर है।
और वर्ग का परिधि किसके बराबर है, 2πr के बराबर है। तो यहाँ से हम r का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, और जब हमको r का वैल्यू फाइंड आउट हो गया तो इस सर्कल का एरिया हमको पता चल जाएगा, क्योंकि सर्कल का एरिया हमको क्या मालूम है, πr²। बस r का वैल्यू पुट किए और एरिया हम फाइंड आउट कर लिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है, करा कि किसी मीनार के शिखर से, ध्यान से देखते चलिएगा, क्या दिया हुआ है, किसी मीनार के शिखर से एक भवन के शिखर के आधार पे अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री एवं 60 डिग्री। पूछा जा रहा है कि भवन की ऊंचाई अगर 7 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। हम क्या कर रहे हैं, इसका भी हम क्या करेंगे, एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे। अगर आप फिगर ड्रॉ कर लेते हैं तो आप क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम बहुत होगा। तो हम क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, एक मीनार ले रहे हैं। ये मान लेते हैं कि ये क्या है, मीनार। तो किसी मीनार के शिखर से एक भवन के शिखर एवं आधार के अवनमन कोण दिया हुआ है। तो ये आपका क्या हो गया, मीनार हो गया। और एक हम क्या कर रहे हैं, भवन ले रहे हैं। ये आपका जो है ये क्या है, भवन। अब क्वेश्चन पर ये क्या दिया हुआ, कह रहा है कि किसी मीनार के शिखर के एक भवन से, मीनार के शिखर से एक भवन के शिखर एवं आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री। मतलब शिखर का जो अवनमन कोण है वो कितना है, 45 डिग्री। ये जो आपको दिख रहा है ये कितना है, 45 डिग्री। और ये जो आपको दिख रहा है ये कितना है, ध्यान से देखते चलिएगा, किसी मीनार के शिखर से एक भवन के शिखर और आधार के अवनमन कोण 45 और 60। तो ये हो गया 45, और ये जो है आपको ये जो दिख रहा है ये है 45, और ये जो आपको दिख रहा है ये कितना है, 60। तो हम फिगर को अच्छा से बनाने के लिए अब इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। आप ध्यान से समझते चलिएगा, 45 और 60 क्या है ये आपको पता चल गया। इसका मतलब ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, 60 है, और ये क्या है, 45। अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो मीनार का जो हाइट, भवन का जो हाइट है वो क्वेश्चन में दे रखा है कितना है, 7। और मीनार का हाइट हम क्या कंसीडर कर ले रहे हैं, h। क्या है, h। अब बताइए, अगर ये एंगल 60 है, ठीक, और ये जो है 90 डिग्री, ये जो एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। और यदि ध्यान से देखते चलिएगा, इसको अब हम फिगर को नेमिंग कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, ए है, बी है, सी है और डी है, और इसको क्या मान ले रहे हैं, ई मान ले रहे हैं। अब बताइए, अगर हम ट्रायंगल ए सी और डी का बात करें तो ट्रायंगल ए सी डी में अगर आपसे हम पूछे कि tan 45 का वैल्यू बताइए, तो बाय डेफिनेशन ऑफ tan आपको क्या पता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो 45 डिग्री का जो अपोजिट साइड होगा वही क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो 45 डिग्री कोण का अपोजिट साइड जो है वो क्या है, AD अपॉन में CD। अब बताइए AD का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, H के बराबर, और CD का वैल्यू CD। और tan 45 का मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो AD अपॉन में इसका यहाँ से क्या पता चल रहा है कि 1 इक्वल टू क्या हो गया, H अपॉन में CD। तो CD का जो वैल्यू है वो क्या है, H। तो CD का भी जो लेंथ है वो क्या हो गया, H। अगर CD का लेंथ h है तो BE का भी लेंथ क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। अपोजिट साइड का जो लेंथ है वो क्या है, रेक्टेंगल का अपोजिट साइड का लेंथ क्या होता है, बराबर होता है। ये जो है BE CD क्या है, एक रेक्टेंगल है। अगर BE CD एक रेक्टेंगल है तो CD का जो लेंथ होगा वही क्या हो जाएगा, BE का लेंथ हो जाएगा। अब हम देखिए, अगर ट्रायंगल ABE का बात करें तो ट्रायंगल ABE में tan 30 डिग्री का जो मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, AE अपॉन में BE के बराबर हो जाएगा। और AE का जो लेंथ है, AE का जो लेंथ है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो AE का जो लेंथ है देखिए क्या हो जाएगा, अगर ये 7 है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, 7 है, और ये पूरा H, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, H माइनस 7 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर, H माइनस 7 के बराबर।
तो ए का जो वैल्यू है वो क्या है h माइनस 7 अपॉन में बी का वैल्यू क्या है h, और 30 डिग्री का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है 1 अपॉन में √3 के बराबर होता है। तो यहाँ से आपको क्या निकल करके आया कि 1 अपॉन में √3 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा h माइनस 7/h के बराबर हो जाएगा। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 1 इंटू h हो जाएगा, h इक्वल टू √3h माइनस 7√3 हो जाएगा, 7√3 हो जाएगा। तो ध्यान से देखते चलिएगा क्या निकल करके आया है। h इक्वल टू क्या निकल करके आया है, h इक्वल टू आपका निकल करके आया है h इक्वल टू क्या निकल करके आया है, h इक्वल टू निकला है आपका h इक्वल टू निकला है √3h माइनस 7√3। h इक्वल टू निकल कर आया √3h माइनस 7√3। अगर आप इस h को राइट साइड ट्रांसफर इस h को लेफ्ट साइड ले जाइए, राइट साइड ले जाइए और 7√3 को लेफ्ट साइड ट्रांसफर कीजिए, क्या पता चला √3h माइनस h इक्वल टू क्या हो जाएगा 7√3। यहाँ भी h दिख रहा है, यहाँ भी h दिख रहा है, तो h को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो h अगर कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 7√3। h का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 7√3 अपॉन में √3 माइनस 1। अब इसको हम क्या करते हैं रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं ऊपर नीचे √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब आप ऊपर नीचे √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो नीचे हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर, तो 3 का √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 1 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 1। यहाँ से h का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 7√3 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो h का जो वैल्यू है वो क्या आ गया 7√3 से अगर √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और इंटू 3 इंटू 7, तो 7 3 जा कितना हो गया 21 अब प्लस 7√3 अपॉन में क्या हो जाएगा तो h का जो वैल्यू निकल करके आएगा। अब √3 का वैल्यू आप अगर इसमें पुट करते हैं तो क्या होता है √3 का वैल्यू 1.732 गुना 7 प्लस 21/2 कीजिएगा तो h का जो वैल्यू आपको निकल करके आएगा क्या आ जाएगा 16.56 मीटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आप इसको क्या कीजिएगा घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम होता है तो आप क्या कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके अगर कहीं पे भी आपको डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16.56। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। करा है कि यदि समीकरण a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं, तब आपसे पूछा जा रहा है कि ए बी सी के बीच में क्या संबंध। तो यहाँ देखिए ये जो है ये क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू क्या दे रखा है 0 दे रखा है। और ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या है मूल क्या है समान है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल समान कब होता है जब p का वैल्यू किसके बराबर हो जाए 0 के बराबर हो जाए। हम क्या करते हैं अगर d का वैल्यू अगर हमको इससे निकालना है तो d का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो इसके लिए हमको किस चीज़ का वैल्यू चाहिए a b और c का वैल्यू चाहिए। हम क्या कर रहे हैं इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर ले रहे हैं। मान लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या है एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम क्या बताए हैं दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर लेना। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है मतलब कोफिशिएंट है वो क्या है ए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है गुणांक क्या है ए और ऊपर में एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या है ए माइनस बी है।
यहाँ से क्या पता चला कि a का जो वैल्यू है वो क्या है a माइनस बी, और b का जो वैल्यू है, यहाँ x का गुणांक क्या है b है, और यहाँ x का गुणांक क्या है b माइनस सी है, तो b का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा b माइनस सी हो जाएगा, और c इक्वल टू क्या हो जाएगा c माइनस ए। अब आपको पता है कि d विविध कर इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का तो वैल्यू क्या है b माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4a माइनस बी इंटू सी माइनस ए। तो हम विविध कर निकाल लिए। आप बताइए b माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका रूट्स क्या है सेम है। रूट सेम तभी हो सकता है जब b का वैल्यू क्या हो 0 हो जाए। तब अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें से कोई ना कोई संबंध आपका सही आ जाएगा। तो देखिए b माइनस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc। अब अगर इससे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखते चलिएगा, 4 तो है माइनस 4 है। अब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ac, फिर a से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा माइनस का a स्क्वायर, b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का bc, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ab इक्वल टू क्या हो गया 0। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4bc प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब देखिए कौन कौन सा कट रहा है। यहाँ देखिए यहाँ क्या है 4a स्क्वायर है, 4a स्क्वायर है, ये हो गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अब माइनस का 2bc है, अब प्लस का 4bc, तो प्लस 4bc में से अगर माइनस 2bc को हटाते हैं तो क्या आ जाएगा माइनस प्लस का 2bc। ये हो गया आपको बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस का 2bc प्लस का 2bc माइनस का 4ac प्लस माइनस माइनस 4ac हो गया। यहाँ ए बी होगा, ये क्या है ए बी माइनस का 4ac माइनस का 4ab इक्वल टू क्या हो गया 0। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है माइनस 2b प्लस बी प्लस सी का क्या है होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि अगर माइनस 2b प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 0 के बराबर है तो माइनस 2b प्लस बी प्लस सी भी किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। अगर माइनस 2b प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो b प्लस सी का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ 2a होगा। ध्यान से देखते चलिएगा, यहाँ 2b नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2a होगा। तो अगर माइनस 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो b प्लस सी का वैल्यू किसके बराबर आ गया 2a के बराबर आ गया। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, b प्लस सी का वैल्यू किसके बराबर है 2a के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि रेखाएं x इक्वल टू वाई और y इक्वल टू √3x प्लस 2 के बीच का कोण क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो लाइन है इस लाइन का इक्वेशन क्या है x इक्वल टू वाई। जो फिगर हम बता रहे हैं वो एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ये क्या है रफ फिगर है, तो आप इसको एग्जैक्ट फिगर नहीं मानिएगा। और दूसरा लाइन क्या है, दूसरा लाइन ये है जिसका इक्वेशन क्या दे रखा है √3x प्लस 2 दे रखा है। इसके बीच का जो कोण है ये पूछा जा रहा है। मान लेते हैं कि इसके बीच का कोण क्या है अल्फा। आपको क्या पता है कि tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है मोड m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2, जहाँ पे m1 और m2 क्या होता है स्लोप होता है। तो अगर इस लाइन का आपको इक्वेशन मालूम है तो इस लाइन को अगर हम मान लेते हैं लाइन नंबर 1 और इस लाइन को हम मान लेते हैं लाइन नंबर 2, तो अगर लाइन नंबर 1 का इक्वेशन स्लोप को अगर हम m1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, क्योंकि y इक्वल टू mx प्लस सी, तो m की जगह पे क्या है √3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस लाइन का जो स्लोप होगा प्रवणता जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा √3 के बराबर हो जाएगा। और इस लाइन का जो स्लोप होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, अगर इस लाइन को अगर m2 मान रहे हैं और इसके स्लोप को इस लाइन को 2 मान रहे हैं और इसके स्लोप को m2 मान रहे हैं तो m2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा y इक्वल टू क्या होता है mx प्लस सी। तो यहाँ जो है x का जो गुणांक होता है उसी को अपन क्या कहते हैं स्लोप कहते हैं। यहाँ x का गुणांक क्या है कुछ नहीं है तो 1 है,
इसको क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू एक्स तो लिख सकते हैं। तो m2 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। अब आपको पता है tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है, तो tan अल्फा यहाँ हम कर रहे हैं, tan अल्फा इक्वल टू होता है m1। m1 का वैल्यू कितना है, m1 का वैल्यू है 1 माइनस m2 का वैल्यू क्या है √3 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2, तो 1 इंटू √3। अब यहाँ देखिए इस tan अल्फा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस √3 अपॉन में 1 प्लस √3, 1 प्लस √3 लिख सकते हैं, 1 प्लस √3 लिख सकते हैं। अब हम क्या करें, इसको रेशनलाइज कर रहे हैं, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस √3 अपॉन में 1 प्लस √3 इंटू 1 माइनस √3 अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस √3। जब इसका आप वैल्यू निकालिएगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, mod ऑफ 2 माइनस √3। अब tan अल्फा का वैल्यू अगर mod ऑफ 2 माइनस √3 है, तब आपसे पूछा जा रहा है कि अल्फा का वैल्यू क्या हो। आपको मालूम होना चाहिए कि tan 15 का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, 2 माइनस √3 के बराबर होता है। इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं, tan 15 रख सकते हैं। तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, tan 15, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 डिग्री। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि अगर √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटिव का वैल्यू क्या होगा। हम y इक्वल टू कंसीडर कर रहे हैं √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटिव। ये जो आपको दिख रहा है ये भी क्या हो जाएगा, y ही हो जाएगा। ये भी क्या दिख रहा है, √6 प्लस √6 प्लस √6 दिख रहा है। तो y इक्वल टू क्या आ गया, 6 प्लस y आ गया। अब दोनों साइड स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस y। तो y स्क्वायर माइनस y माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखते चलिए। इसको आप लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 3x 3 माइनस y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस 3y और माइनस 3y प्लस 2y क्या हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा। अब इस दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 3y को कॉमन ले सकते हैं और इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 को। तो y माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो अगर y माइनस 3 को हम कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ क्या बचेगा, y प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 और y का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2। अब बताइए यहाँ से जो -2 निकल करके आ रहा है, क्या ये -2 इसका वैल्यू हो सकता है। तो -2 इसका वैल्यू देखिए, y इक्वल टू क्या दे रखा है ऑप्शन में 3। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक कक्षा में प्रथम पंक्ति में, मान लेते हैं ये प्रथम पंक्ति है। प्रथम पंक्ति में जो स्टूडेंट का संख्या है वो कितना है, 45 छात्र है। और दूसरी पंक्ति में छात्रों की संख्या जो है वो कितना है, तो 41। दूसरी पंक्ति में 41 छात्र, और इसी तरह से ये पंक्ति बढ़ता जा रहा है। तीसरी पंक्ति में क्या कर रहा है, ध्यान से देखते चलिएगा। तीसरी पंक्ति में जो छात्रों की संख्या है, तीसरी पंक्ति, ये हो गया पंक्ति नंबर 1 और ये हो गया पंक्ति नंबर 2 और ये हो गया पंक्ति नंबर 3। तो पंक्ति नंबर 1 में छात्रों की संख्या 45, पंक्ति नंबर 2 में छात्रों की संख्या 41, पंक्ति नंबर 3 में छात्रों की संख्या 37, और अंतिम पंक्ति, और ये अंतिम पंक्ति क्या है ये आपको मालूम नहीं है। तो अंतिम पंक्ति, इसको मान लेते हैं हम अंतिम पंक्ति। पूछा जा रहा है कि अंतिम पंक्तियों में छात्रों की संख्या कितना है, 5। तो पूछा जा रहा है कि इसमें पंक्तियों की संख्या कितना है, पंक्तियों की संख्या कितना है। अब बताइए, पहली पंक्ति में 45 छात्र है, दूसरी पंक्ति में 41, तीसरी पंक्ति में 37, डॉट डॉट डॉट, अंतिम पंक्ति में कितना है, 5। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, एक सीक्वेंस है। और ये कौन सा सीक्वेंस हो गया, एपी हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी।
हम बताए थे कि किसी भी श्रेणी को आप क्या कह सकते हैं, समांतर श्रेणी में कह सकते हैं जब कॉमन डिफरेंस मतलब सार्व अंतर क्या हो जाए, सेम हो जाए। सार्व अंतर को ही क्या चीज से रिप्रेजेंट करते थे, डी से। तो सार्व अंतर देखिए 41 में से अगर 45 घटाते हैं कितना आ जाएगा, -4। और 37 में से अगर 41 को घटाते हैं क्या आ जाएगा, -4। हम क्या देख रहे हैं कि डी का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर डी का वैल्यू सेम आ रहा है इसका मतलब ये सीक्वेंस किसमें है, एपी में। किसमें है, एपी में। और अगर ये सीक्वेंस एपी में है तो nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी का जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहाँ पे a क्या होता था फर्स्ट टर्म, d क्या होता था सार्व अंतर, n क्या था नंबर ऑफ टर्म, यहाँ क्या हो जाएगा नंबर ऑफ पंक्ति, और लास्ट टर्म क्या है 5। 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 प्लस n, n हमको निकालना है पंक्तियों की संख्या, इंटू डी। डी क्या है -4, डी का वैल्यू क्या है -4। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो n का जो वैल्यू आ जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 11 के बराबर आ जाएगा। मतलब क्या कि पंक्तियों की संख्या जो है वो किसके बराबर है, 11 के बराबर है। अब इसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व जो है अपने इस क्वेश्चन को पढ़िएगा एक बार, और पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, और सॉल्व करने के बाद आंसर मैच कीजिएगा कि इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा। बस इस इक्वेशन को क्या कर लेना, आपको सॉल्व करके n का वैल्यू फाइंड आउट करना। इजी है इस इक्वेशन को सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि cos स्क्वायर 20 प्लस cos स्क्वायर 70 अपॉन में cos स्क्वायर 31 प्लस sin स्क्वायर 51 प्लस sin स्क्वायर 64 प्लस cos स्क्वायर 64 इंटू sin स्क्वायर 26 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब बताइए 20 को आप क्या लिख सकते हैं, 20 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 70 लिख सकते हैं। तो cos स्क्वायर 20 डिग्री को हम क्या लिख रहे हैं, तो 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, 90 माइनस 70 डिग्री, क्योंकि 90 में से अगर 70 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि cos स्क्वायर 20 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 90 माइनस 70 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री अपॉन में क्या हो जाएगा, देखिए cos स्क्वायर 31 डिग्री, तो cos स्क्वायर अगर 31 डिग्री है और यहाँ क्या है sin स्क्वायर 59 डिग्री, तो यहाँ देखिए cos स्क्वायर 31 डिग्री अब प्लस sin स्क्वायर 59 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, तो sin स्क्वायर 59 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 31 डिग्री लिख सकते हैं। अब प्लस साइन स्क्वायर 64 डिग्री, क्या है साइन स्क्वायर 64 डिग्री, साइन स्क्वायर 64 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 64 डिग्री, cos स्क्वायर 64 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 26 डिग्री। तो यहाँ जो है साइन स्क्वायर नहीं है, साइन 26 डिग्री है। साइन 26 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, तो साइन 90 डिग्री माइनस क्या लिख सकते हैं 64 डिग्री, क्योंकि 90 में से अगर 64 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। अब देखिए cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। तो चलिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।